जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स टेक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, कल हमने डीपीएसपी के बारे में डिस्कशन किया था। तो डीपीएसपी के बारे में आज हम उसके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। उसके आर्टिकल्स लिए कहाँ गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, मतलब क्या क्या आर्टिकल इसमें दिया गया है। एक्चुअली देखो, डीपीएसपी कल मैंने बताया था जो आर्टिकल है वो पार्ट 4 में है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक है। इस आर्टिकल को लिया कहाँ से गया था? आयरलैंड से। इतना मैंने आपको बताया था। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मेरी पिछली वीडियो में था, जहाँ मैंने आपको पूरा फैक्ट बताया था डीपीएसपी एक्चुअली है क्या। अब इसके आर्टिकल्स की हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। यहाँ पे आर्टिकल 36 क्या है? राज्य की परिभाषा। यहाँ पे कोई चीज़ अगर राज्य है, वो राज्य अपने अकॉर्डिंग लागू करता है। राज्य के पास अगर है तो राज्य के पास पैसा है तो लागू कर देगा आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 37 क्या कहता है? न्यायालय में प्रवर्तनीय वाद नहीं। देखो, अब मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई चीज़, जैसे मान लो वृद्धा पेंशन लागू होती है, जैसे योगी जी ने वृद्धा पेंशन लागू करी, तो अब अगर कोई नई सरकार आती है या योगी जी ही आते हैं, उसको हटा देते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, क्योंकि राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो प्रवर्तनीय होती हैं, मतलब वो उनको आप न्यायालय में अपोज नहीं कर सकते हैं तो ये क्या है, इसीलिए इसको डीपीएसपी में रखें। मैंने बताया था कल आपको डीपीएस के बारे में डिटेल में कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या था, न्यायालय में ये प्रवर्तनीय है। इसमें आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं कि आपने हमें वृद्धाई पेंशन बंद कर दी तो ये क्यों बंद कर दी। ठीक है। आर्टिकल 38 ये क्या है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। देखो, इसमें हमें 3 प्रकार के न्याय प्रोवाइड किए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों न्याय दिए गए हैं। अब न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 तरह के न्याय होते हैं, सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए और राजनीतिक न्याय। तो इसमें दिए गए हैं, ये हमें न्याय प्रोवाइड किए गए हैं। और फिर देखो, आर्टिकल 39 क्या है? देखो, यही प्रियम्बल में भी था, जो हमारा वो है प्रियम्बल, उसमें भी यही ऐसे लिखे हुए हैं। आप प्रियम्बल, जब मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा एक दिन क्लास में, तो उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। आर्टिकल 39 क्या है? स्त्री पुरुष समान कार्य समान वेतन। आर्टिकल 39 ये कहता है कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का उनका अधिकार है। ठीक है। जैसे अगर हम ही टीचर बन रहे हैं, एक सामने कोई महिला टीचर बन रही है, तो हम लोग को समान कार्य, हम भी 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, वो भी 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग के लिए समान वेतन होना चाहिए। एक्चुअली देखा होगा आपने, और महिलाएं तो काम करने में ठीक भी होती है, मतलब अगर घूसखोरी के मामले में देखा जाए तो पुरुषों से बेटर होती है महिलाएं। ठीक है। आप पुरुष क्या है, अभी हमसे ही आइए, मतलब कोई नॉर्मल, आप उससे कि हमारा सर ये काम, पैसे ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए, तो क्या है, आदमी जल्दी करेगा उस काम को। महिला जो है, अब उससे कहेंगे, अब आदमी सामने घूस कोई सामने से तो लेता नहीं है, तो आप उससे कहेंगे लीजिए सर, वो कहेगा चलिए आइए बाहर मिलिए, नीचे मिलिए। देखो, अब आप महिला से कहेंगे चलिए मैम साइड में मिलिए, एक तमाचा मारेगी उल्टा पलट के, तुमको कहेगी साइड में मिलोगे हमसे। तो एक्चुअली तो जहाँ महिला रहेगी, जहाँ पे घूस वाले डिपार्टमेंट है, जहाँ लगता है कि घूस पैसे की बात हो सकती है, वहाँ पे महिलाओं को ही रखना चाहिए, मेरी राय के हिसाब से। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। फिर क्या है, स्त्री और पुरुष, मतलब आर्टिकल 39 क्या है, इनके लिए समान कार्य के समान वेतन। फिर आता है आर्टिकल 39 का, इसमें क्या है, समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता। देखो, इसमें क्या है, समान न्याय, सबके लिए बराबर का न्याय रखा जाए, और जो न्याय हो वो निःशुल्क विधि सहायता, मतलब उसमें कोई निःशुल्क, जैसे कि आपके खेत, मान लो है आपका खेत है या कोई चीज़ आपके साथ गलत होता है, तो आप पुलिस थाने जाएंगे, वहाँ आपकी बिना पैसे की रिपोर्ट लिखी जाएगी, क्योंकि थानेदार जो है वो आपकी मतलब रिपोर्ट बिना पैसे की लिखेगा एक्चुअली। ठीक है। तो मतलब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, न्याय आपको मिलेगा वो निःशुल्क मिलेगा। ठीक है। वो आर्टिकल 39 ये जोड़ा गया था बाद में इसमें। ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। देखो, ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग आर्टिकल 243 जब पढ़ेंगे, तब वहाँ पे डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना पता है कि आर्टिकल, क्योंकि ये बाद में देखो इसको कंपलसरी बनाया गया था आर्टिकल 243 में। ठीक है। इसको कंपलसरी बना दिया गया था आर्टिकल 243 में, जहाँ पे इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, आर्टिकल 243 73 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है। जहाँ पे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये था। देखो, एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा वाद विवाद भी हो गया था। वाद विवाद ये था कि देखो, जो ग्राम पंचायत के बारे में थे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई थी कि गांधी जी और अंबेडकर जी में दिक्कत हो गई थी। गांधी जी थे, वो क्या मानते थे कि वो मानते थे कि जो भारत है वो गांव में बसता है। गांधी, आपने देखा भी होगा, जो गांधी जी कहते थे कि भारत है गांव गांव में बसता है, तो इन्होंने ग्राम पंचायत को कंपलसरी माना था। अंबेडकर जी ने इसका विरोध नहीं किया था। अंबेडकर जी ने कहा था कि ग्राम पंचायत हो जाएगी तो यहाँ पे जो प्रधान होंगे
ठीक है, और वो पंचायतें होंगी ये पैसा खा लेंगी, ठीक है, ये लोगों तक नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन देखो ये गलत है, अंबेडकर जी की राय यहाँ पे गलत। मैं अंबेडकर जी को गलत नहीं कहता हूँ, अंबेडकर जी की ये राय गलत थी। एक्चुअली अंबेडकर जी का ये कहना गलत था कि पैसा खा लेगा। देखो गांव में पैसा जा रहा है, कोई प्रधान है भाई पूरा ही थोड़े ना खा लेगा। अगर यहाँ से 100 रुपये दिल्ली से जा रहा है, अरे 100 तो जा रहा है, 50 खा लेगा, 50 तो यूज होगा, कहीं ना कहीं वो हमारे ग्राम पंचायत में काम तो आ रहा है। अगर हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा वहाँ पे। तो इसीलिए क्या इनकी राय गलत थी। लेकिन अब क्या हुआ, इन दोनों में वाद विवाद हो गया। देखो जब भी कोई वाद विवाद होता है या कोई बड़ा ऐसे मुद्दा आता है तो उसमें कौन सबसे साथ देता है। देखो सबसे होशियार भारत में किस राज्य के आदमी को माना जाता है। देखो अभी कोई भी हो, किसी राज्य की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है, मैंने भी जानता हूं, जिस हिसाब से मैंने देखा है तो सबसे होशियार कौन, एक बिहारी। कहते नहीं है एक बिहारी सब पर भारी, तो वो बिहारी। तो यहाँ पे एक बिहारी काम आए। वो बिहारी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इस मुद्दे को सुलझाया, ठीक है। इन्होंने कहा अंबेडकर जी से, अब अंबेडकर जी भी नहीं मानेंगे, गांधी जी भी नहीं मानेंगे, तो इन्होंने क्या कहा, देखिए पहले गांधी जी की इनकी बात इनको सही लगी, गांधी जी की बात उसमें कोई टालता नहीं था, गांधी जी एक अलग वैल्यू थी गांधी जी की। तो अंबेडकर जी को इन्होंने समझाया कि देखिए सर, देखो ये हमारा जो है ये किस में आ रहा है, डीपीएसपी में। देखो इसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। हम इसको अपने आर्टिकल में कर देते हैं, जिस राज्य को लागू करना है वो राज्य करेगा, जिस राज्य को लागू करना होगा नहीं करेगा। तो क्या हुआ, तो अभी तक कौन सा ऐसा राज्य जिसने लागू नहीं किया, दिल्ली ने इसको लागू नहीं किया है। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि इसको लागू जिसकी इच्छा हो करे, जिसकी इच्छा हो ना करे। तो इसीलिए इसको डीपीएसपी में दे दिया था, ठीक है, पार्ट 4 में। तो इसी में क्या है, तो पहला है कौन जिसने अभी तक लागू नहीं किया, दिल्ली में। एक्चुअली दिल्ली में कोई ग्रामीण क्षेत्र है भी तो इतनी जरूरत भी नहीं है दिल्ली में, ठीक है। और पहला ऐसा राज्य कौन है जिसको लागू कर दिया था, तो वो कौन था, राजस्थान था, ठीक है। राजस्थान जो था वो सबसे पहला राज्य था जिसने ग्राम पंचायत राज को लागू किया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। और 2 अक्टूबर को ही क्यों किया, देखो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है, तो गांधी जी की जयंती के दिन ही उन्होंने लागू किया। देखो गांधी जी ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र को मानते थे, वो कहते थे कि ग्राम जो भारत है वो गांव में बसता है। इसीलिए क्या हुआ, राजस्थान एक पहला राज्य था जिसने इसे लागू किया और गांधी जी की जयंती के दिन ही लागू किया, 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे 41 से लेके 51 तक के आर्टिकल मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।